हम लोगों ने 16 जनवरी 2022 को एक टेस्ट में भागीदारी की थी और जिस टेस्ट में ये क्वेश्चन था कि COP26 सम्मेलन COP26 वर्तमान वैश्विक परिप्रेक्ष्य में COP26 सम्मेलन के लक्ष्यों एवं चुनौतियों की चर्चा करें। डिस्कस द गोल एंड चैलेंज ऑफ COP26 समिट इन प्रेजेंट ग्लोबल सिनेरियो। आज हम लोग इसी चर्चा पर अपने आप को केंद्रित रखेंगे। इनसे पहले, इस चर्चा में जाने से पहले हम लोग कुछ ऐसे की वर्ड्स को जान लेते हैं जो हमारे विवेचना का, हमारे डिस्कशन का आधार होगा। सबसे पहले तो हम लोग ये जान लें कि जलवायु और मौसम जहाँ प्रत्येक दिन की घटनाओं से संबंधित होता है, वहीं जलवायु एक बड़े समय के फलक, मौसम का ही एक औसत होता है जो एक बड़े सामयिक फलक, मतलब 10 साल, 20 साल, 50 साल का जो एक आकलन होता है, वो जलवायु को डिनोट करता है। इसी क्रम में हम लोग फिर एक ग्रीन हाउस गैस के बारे में भी जानेंगे। ग्रीन हाउस गैस क्या है? तो ग्रीन हाउस गैस वह गैस है जो जैसे सूर्य से हमारे यहाँ निरंतर ऊष्मा दिन में आती है, रात्रि के समय उसी ऊष्मा बजट जो हम लोगों ने पढ़ा है, ऊष्मा बजट, उस रात्रि में हम लोग पृथ्वी वही ऊष्मा को अंतरिक्ष में भेजती है। लेकिन ये जो ग्रीन हाउस गैस हैं, जिसकी क्योटो में प्रोटोकॉल वगैरह में भी जिसकी 6 की पहचान की गई, जिसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे, तो वो ग्रीन हाउस गैस पृथ्वी के द्वारा विकिरित ऊर्जा को अंतरिक्ष में जाने से रोकता है। फलतः इससे हमारे पृथ्वी के चारों तरफ का वातावरण जो है वो धीरे धीरे गर्म होने लगता है। अब यहाँ एक क्वेश्चन जरूर आता है कि सूर्य की ऊष्मा तो आ जाती है, पृथ्वी की ऊष्मा क्यों नहीं जा पाती? तो मित्रों, एक टेक्निकल वर्ल्ड है जिसमें कि सूर्य की ऊष्मा छोटी तरंगों में आती है, इसलिए वो आ जाती है, और पृथ्वी की जो ऊष्मा जो विकिरित होती है पुनः अंतरिक्ष में, वो एक दीर्घ तरंग के रूप में होती है, जिसके कारण वो अंतरिक्ष में नहीं जा पाती है। तो अब हम लोग इसी में इस SDG की चर्चा करते हैं। SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, जो फोकस करता है हमारे स्वच्छ ऊर्जा जरूरत को, जो निर्धनता निवारण एवं उसके उत्तरदायित्वपूर्ण उपभोग पर केंद्रित होता है। और फिर एक वर्ड्स आता है NDC, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूटर्स। यह एक विस्तृत योजना या प्लान हम इसको कह सकते हैं, जो प्रत्येक इंडिविजुअल देश या कंट्री को पूरा करना होता है, जो पेरिस एग्रीमेंट 2015 में हुआ था, उस समझौता के तहत इसको पूरा करना होता है। और इसमें सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस, जो औद्योगिक काल से पूर्व के स्तर से जो हमारा पोल्यूशन बढ़ना स्टार्ट हुआ है औद्योगिक काल के बाद से, तो इसमें ये रखा गया है कि औद्योगिक काल का जो स्तर है, जिस समय औद्योगिक काल शुरू हुआ था 18वीं शताब्दी के मध्य से, उस समय के बाद से उस समय शुरुआत के समय से 1.5 डिग्री से सेल्सियस से ज़्यादा का तापमान हमारे पृथ्वी का औसत नहीं बढ़ना चाहिए। और यही जो NDC है, और इसके लिए हर एक सदस्य देश को अपने यहाँ कार्य योजना या एक विस्तृत प्लान वगैरह बनाना होगा। ये NDC से नेट जीरो भी एक शब्द अक्सर चर्चा आता है हम लोग COP26 सम्मेलन का जब भी हम लोग चर्चा करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि उत्सर्जन में कटौती जीरो के स्तर पर जितना संभव हो सके, इसको पाने के लिए हम लोगों को करना होगा, हरित अर्थव्यवस्था का, स्वच्छ नवीकरणीय ऊर्जा आदि का भी हम लोगों को विकास। अब 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, जो 18वीं शताब्दी के मध्य जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल है, उसके तहत जो है, उससे मैक्सिमम 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ही, इसी लिमिटेशन के तहत हमको काम करना है। इसी लिमिटेशन को प्राप्त करने के लिए हमें योजनाएं बनानी है। ऐसा मान्यता है कि लेटेस्ट डाटा के अनुसार कि 1.06 से 1.26 सेल्सियस टेम्परेचर जो है हम लोग इसमें वृद्धि कर चुके हैं। और अभी जो उत्सर्जन का जो स्थिति है वो यदि चलता रहा तो इस सदी के अंत तक 2.7 डिग्री सेल्सियस तक हम लोग क्लाइमेट जो औसत तापमान है पृथ्वी का, वो इतना बढ़ जाएगा। तो ये हो गया। उसके बाद इसी में एक वर्ड्स और आता है IPCC, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। यह
संयुक्त राष्ट्र यूएनओ का एक निकाय है जो जलवायु परिवर्तन के वैज्ञानिक पक्षों का मूल्यांकन करता है और साथ में यह जो है इंटरनेशनल क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशन में मदद करता है। यह नेगोशिएशन जो है दो कोप 26 में भी जो है इसके पीछे भी लोगों को ये मदद कर रहा था। अब हम लोग चर्चा करते हैं SIDS, स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स। इनकी संख्या टोटल 58 चिन्हित की गई है, जिसमें फिजी, टवालू, मालदीव आदि आते हैं, जो एक्सट्रीम वेदर क्लाइमेट चेंज से जूझ रहे हैं। फिर हम लोग चर्चा करते हैं SBTI, यूनाइटेड नेशन बैकेड साइंस बेस्ड टारगेट इनिशिएटिव्स। यह किसी भी कंपनी को, जो कंपनी जीरो नेट की पूर्ति करना चाहता है और उसमें अपनी सहमति देता है, उसको जलवायु परिवर्तन से निपटने और उसमें उसको और ज़्यादा प्रतिस्पर्धी बनाने में, अर्थव्यवस्था में उसके योगदान में और प्रतिस्पर्धी रूप से बढ़ाने में वह यूनाइटेड नेशन का जो एजेंसी है SBTI वो मदद करता है। और फिर हम लोग आते हैं नेचर बेस्ड सॉल्यूशन। ये नेचर बेस्ड सॉल्यूशन जो पेरिस समझौता का सार है, जलवायु परिवर्तन का सार है, जिसमें कि हम लोग वृक्षारोपण करते हैं और ये वृक्षारोपण कार्बन को सोखने में मदद करता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और दो चीज़ों को समझते हैं। UNFCCC क्लाइमेट नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यह एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधि के तौर पर स्थापित हुआ था। इसकी स्थापना जो पृथ्वी सम्मेलन जून 1992 में रियो दी जेनेरो में हुआ था, वहाँ एक संधि के तौर पर हुई थी। 154 देशों ने, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट में 154 देशों ने इस पर अपनी सहमति व्यक्त की और इस पर हस्ताक्षरित किए। तत्पश्चात यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का मुख्यालय बोन में 21 मार्च 1994 से ये काम करने लगा। फिर हम देखते हैं कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ क्या है। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का सुप्रीम निर्णय लेने वाली संस्था या प्राधिकरण है, जो UNFCCC का जो एक सुप्रीम ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें कि हर एक देश की भागीदारी है और वो डिसीजन मेकिंग बॉडी है, जिसका गठन 1994 में हुआ था, जो ग्रीन हाउस गैस सांद्रता को अस्थिर करने की दिशा में काम करता है। इसके बाद हम लोग यह COP 26 जो है जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए उपाय खोजता है, प्रभावी अनुकूलन हेतु प्रभावी तैयारी करता है और इसमें जन जागरूकता, शिक्षा, प्रशिक्षण सारी दिशाओं में एक विस्तृत कार्य योजनाओं को तैयार करता है। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज में सबसे पहले जो क्योटो प्रोटोकॉल जो 1997 में हस्ताक्षरित हुआ था, जो 2005 से 2020 तक अस्तित्व में रहा। इसमें 6 ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की बात थी: कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, पेट्राफ्लोरोकार्बन और सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। और इसी क्योटो प्रोटोकॉल के अवशेष पर या इसी के विकास के क्रम में हम लोगों ने या यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जो है COP 21 2015 में जो पेरिस में हुआ, जिसको पेरिस एकॉर्ड भी कहा जाता है, जो क्लाइमेट चेंज में जो है मिटिगेशन या न्यूनीकरण, एडेप्टेशन या अनुकूलन या फिनांसिंग, वित्त पोषण की बात यहीं पेरिस सम्मेलन से आई। और इसी पेरिस सम्मेलन में ये बात थी कि जो प्री इंडस्ट्रियल एज है उससे 2 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं जाना है, जिसे वरीयता रखनी है कि 1.5 डिग्री तक टेम्परेचर ये रहे। अब हम लोग क्वेश्चन के मूल पहलू पे आते हैं। COP 26 सम्मेलन में सदस्य देशों के बीच क्या लक्ष्य सहमति या लक्ष्य निर्धारित हुआ? तो इसमें हम देखते हैं कि पहला है 1.5 डिग्री तक तापमान को वरीयता आधार पर रखना है, 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखना है और ये तय है औद्योगिक लेवल से नीचे। दूसरा है पहली बार कोयले के प्रयोग पर कटौती की बात हुई, जो वार्षिक प्रदूषण में 40% CO2 का अकेले योगदान करता है।
तीसरा आया विकासशील देशों में मदद के लिए 2025 से $1 ट्रिलियन की बात की गई कि जो भी विकासशील देश को जैसे एनर्जी और विकास दोनों जुड़ा हुआ है, तो इस टेक्नोलॉजी के ट्रांसफ़र में या ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ने में विकासशील देशों को एक प्रोत्साहक उपाय के तौर पर वो पैसे दी जाएंगी। फॉसिल ईंधन सब्सिडी को ख़त्म करना, हम अमेरिका और चीन में भी मीथेन उत्सर्जन के रोक और स्वच्छ ऊर्जा के विकास पर अपनी प्रतिबद्धता जताई। 100 से अधिक देशों ने 85 जिनका वन का टोटल परसेंट विश्व में 85% है, 2030 तक वनों के विकास पर रोक लगाएंगे। और वन CO2 सोखते हैं, हम लोग जानते हैं। समुद्र के पानी में भी जो प्लवक होते हैं वो भी CO2 को सोखते हैं। फिर 100 देशों ने 2030 तक 30% मीथेन उत्सर्जन में कटौती पर अपनी सहमति व्यक्त की है। फिर वित्तीय संस्थाओं ने क्लीन एनर्जी तकनीक, नवीकरण ऊर्जा को बढ़ावा देने और उनके वित्त पोषण में प्राथमिकता देने में सहमति दी है। कहने का मतलब जितनी भी वित्तीय संस्थाएं हैं वो इस तरह जो नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने में अपने वित्त संस्थाओं का भी प्रयोग करेंगे और नेट जीरो का लक्ष्य 2050 तक प्राप्त करना है। इसी दिशा में भारत ने भी अपना एक घोषणा किया, और चूंकि भारत इसका एक सदस्य देश है और सदस्य देश होने के नाते भारत की महती भी जिम्मेवारी है। और हम लोग जानते हैं कि भारत अपने आप को विश्व गुरु बनाना चाहता है, और विश्व गुरु तब तक आदमी नहीं बन सकता जब तक जो विश्व के मापदंड हैं उसमें खरे हम लोग नहीं उतर सकते। और यदि हम लोग खरे उतरते हैं तो स्वाभाविक तौर पर विश्व गुरु के जो मापदंड है उसको हम लोग स्वीकार करेंगे और उस दिशा में हम लोग बहुत आगे जाएंगे। तो यहाँ भारत का पंचामित्र लक्ष्य की घोषणा है। 2030 तक 500 गीगावाट नॉन फॉसिल एनर्जी से उत्पादन होगा। 2030 तक 50% ऊर्जा जरूरतों की आपूर्ति नवीकरणीय स्रोतों से होगी। 2030 तक 1 बिलियन टन कार्बन उत्सर्जन में कटौती की जाएगी। जितनी कार्बन उत्सर्जन हम लोग कटौती करते हैं उसमें 1 बिलियन टन जो वायुमंडल में हम लोग डालते हैं इसमें हम लोग कटौती करेंगे। यहाँ हम लोग दो चीज़ कर सकते हैं, वृक्षारोपण, ठीक है। दूसरा चीज़ कि जैसे इंडस्ट्री का कार्बन सीधा वायुमंडल में चला जाता है तो हम लोग उसको वायुमंडल में नहीं डाल करके, ठीक है, धरती के अंदर रिफिल करें या कुछ भी करें ताकि वो वायुमंडल में नहीं जाए, और इस रूप में कटौती करके 2030 तक कार्बन की उत्सर्जन तीव्रता या गहनता में 45% की कमी करना। इसको हम ऐसे समझें कि यदि हम लोग आज 100 या 1000 किलोग्राम कार्बन की उत्सर्जन करते हैं तो 2030 तक हम मात्र 550 किलोग्राम, 1000 किलोग्राम करते हैं आज के डेट में, तो 2030 तक 550 किलोग्राम ही कार्बन उत्सर्जन हम लोग 2030 तक करेंगे, या 2030 तक हम लोग 550 किलोग्राम कार्बन उत्सर्जन की सीमा तक अपने आप को सीमित रखेंगे। फिर आता है 2070 तक हम लोग नेट जीरो कार्बन के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, नेट जीरो कार्बन लक्ष्य। इस दिशा में फिर चुनौतियां क्या क्या है जो चैलेंज हमारे सामने थे। विकसित एवं विकासशील देशों के बीच विभाजन, विकास और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के मामले में विकसित और विकासशील देश दोनों अपने आप को एक दूसरे के विरोधी साबित करते हैं। वो ये मानते हैं कि जैसे विकासशील देशों का कहना यह है कि विकसित देशों ने सबसे पहले कार्बन उत्सर्जन किया, विकास के एक नए आयाम को प्राप्त कर लिए फलतः, ठीक है, और फलतः उनकी जवाबदेही और जिम्मेवारी है कि वो इस ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन या क्लाइमेट चेंज पर एक स्पष्ट और ठोस काम करें। चूँकि विकासशील देश अभी विकास के निम्न पायदान पे हैं, उनका ग्रीन हाउस उत्सर्जन में भागीदारी भी कम है, और ऐसे में उन पर जिम्मेवारी नहीं थोपी जाए, नहीं तो उनके विकास संबंधी गतिविधि प्रभावित होंगे। तो ये एक टकराहट है, जिस टकराहट से निपटने की चुनौती है विकसित एवं विकासशील देशों को। दोनों देशों को ये समझना होगा कि ये हमारी धरती की, ये हमारी क्लाइमेट की बहुत बड़ी ज़रूरत है, हमारे अस्तित्व पर एक बहुत बड़ा संकट है। इस संकट से हमें निपटना ही होगा। अभी हम लोगों ने देखा है कि कोरोना महामारी के दौर में हम लोगों ने बहुत संगठित होकर एक दूसरे से सहयोगात्मक रवैया अपना करके इस दिशा में हम लोग काम किया भी है। हमारे प्रधानमंत्री महोदय इस दिशा में 1 सन 1 ग्रिड
वन अर्थ का भी एक कंसेप्ट लेके आए हुए हैं, ठीक है। और जिसमें कि पूरे सारे धरती में नॉर्थ साउथ जो भी पोल हैं उसमें जो कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में जो सूरज की हमेशा उपलब्धता होती है, इसको इस ग्रिड के द्वारा जो है एक वैश्विक ग्रिड बना करके हम लोग आपस में एक दूसरे से सहयोगात्मक रवैया से इस बड़ी समस्याओं से अपने को बचा सकते हैं और मानवता को संकट से बचा सकते हैं। फिर दूसरी समस्या आती है वित्तीय दबाव की समस्या। जो वित्तीय दबाव एक कंपनी के तौर पर, एक उद्योग, एक देश के तौर पर और एक राष्ट्र के तौर पर जो वित्तीय दबाव की समस्या उत्पन्न होती है, इस वित्तीय दबाव की समस्याओं से हम लोग कैसे निपटेंगे, ये वित्तीय दबाव कहाँ से आएगा। और यह वित्तीय दबाव चूँकि इनोवेशन होंगे, उसमें टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन होंगे, तो इन सारे जो ट्रांजिशन होंगे, ट्रांजिशन फेज में, इसमें जो अर्थव्यवस्था को एक दबाव की स्थिति उत्पन्न होगी, साथ ही इस टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में होगा, ठीक है। फिर जो देश इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहेंगे, उस समय के ट्रांजिशन फेज में जो एक अंतराल होगा, इन सब सारे समस्याओं के बीच जो वित्तीय दबाव की समस्या होगी, इस वित्तीय दबाव की समस्या से हम लोग कैसे निपटेंगे। फिर आता है तकनीकी के विकास और इसके हस्तांतरण की समस्या। आखिर तकनीक का विकास कौन करेगा और जो विकास करेगा उसके हस्तांतरण क्यों करेगा। फिर यहाँ पे एक प्रश्न आता है कि आने वाले दिनों में कार्बन टैक्स लगेगा और जो तकनीक का विकास करेगा वो कार्बन टैक्स से बचेगा, ठीक है, उसकी इकोनॉमी आगे रहेगी। तो इन सारी पेचीदियों से निपटने के लिए कि तकनीक का विकास और उसके हस्तांतरण की समस्या आने वाले दिनों में, इसके लिए एक चैलेंज रहेगा। सामूहिक मोर्चा, जिसमें व्यक्तिगत रूप से सामूहिक स्तर पर सभी युद्ध स्तर पर संगठित होकर काम करें। आज हम लोग देखते हैं कि समूह भावना हमारे यहाँ ख़त्म होती चली गई है। अपार्टमेंट कल्चर ने भी इसको बढ़ावा दिया। हालांकि कोरोना महामारी जैसी समस्याएं इस दिशा में हम लोगों को बहुत सारा जो सीख दिया है, जिस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, इसी सीख को, इसी ज्ञान को आगे लेते हुए हम लोग इस पर एक सामूहिक स्तर पर से काम करते हुए, युद्ध स्तर पर काम करते हुए और ठोस शुरुआत कर सकते हैं। व्यक्तिगत स्तर पर जागरूकता एवं जवाबदेही का विकास करना होगा। हम लोगों को व्यक्तिगत स्तर पर जागरूकता एवं जवाबदेही का विकास करना होगा, जिससे कि हम लोग और फिर विकास को बाधित किए बगैर सतत विकास की गति को बढ़ावा देने की रणनीति। विकास भी बाधित नहीं हो। जब हम लोग जानते हैं कि ऊर्जा की ज़रूरतें, ऊर्जा आज विकास का पैमाना भी माना जाता है। कौन, एक तो व्यक्तिगत स्तर पर और एक राष्ट्रीय स्तर पर ऊर्जा का कौन देश कितना कंज्यूम करता है, इससे उसके विकास के सूचक वो माना जाता है। तो इस विकास के, इस सूचक को, इस सतत विकास को बढ़ावा देने की, जो विकास को बाधित किए बगैर जो सतत विकास है, इसके लिए क्या रणनीति हो, ठीक है, जिससे विकास रुके भी नहीं और सतत विकास को बढ़ावा भी मिले। और फिर सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि $100 की व्यवस्था कैसे की जाएगी। ये सारी चुनौतियां हैं, जिन चुनौतियों से विश्व को, हम लोगों को और प्रत्येक जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के सदस्य देश हैं, इसे निपटना है। ये किसी व्यक्ति, राष्ट्र और विश्व सारे की समस्या है। और यदि हम लोगों ने समय रहते हुए इस जलवायु परिवर्तन पर एक विराम नहीं लगाया, तो इस तरह से एक्सट्रीम चेंजिंग आएंगे क्लाइमेट में, फिर जिसको कि हम लोग रिवर्स नहीं कर पाएंगे। और इसको रोकने के लिए हमारे पास बहुत कम समय है, क्योंकि ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जल स्तर समुद्र का बढ़ रहा है, जो समुद्र तटवर्तीय इलाके हैं, लो लाइंग एरिया है, वहाँ बहुत सारी जनसंख्याएं निवास करती हैं, बहुत सारे शहर हैं, वो सब जल प्लावित हो जाएंगे। और फिर उसके बाद मौसम का जो एडवर्सिटी होगा, कभी सूखा, कभी बाढ़ और कभी इस दोनों के बीच में एक लंबा अंतराल, और इससे बहुत सारे स्पीसीज नष्ट हो जाएंगे। मानवता बहुत रूप से समस्या ग्रसित हो जाएगी। फिर हम जब देखते हैं कि जलवायु परिवर्तन के इस एडवर्सिटीज़ को आने वाले दिनों में जो हमें फेस करना है, वो ज़्यादा अर्थव्यवस्था को खतरा उपस्थित करेगा। उसके परिप्रेक्ष्य में यदि हम लोग अभी प्रिकॉशन रूप में इन तरह के विकास
और संभावनाओं को लेके आगे बढ़ते हैं, जो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है, हमारे नए जनरेशन के लिए एक तो देने के लिए एक तोहफा भी है सतत विकास का। और इंडिया और विश्व के सारे देशों ने ग्रीन टेक्नोलॉजी पे काम करना स्टार्ट कर दिया है। हम लोग देखते हैं कि सोलर एनर्जी के पैनल बहुत सस्ते तौर पे आने लगे हैं और आने वाले दिन में और आएंगे। हम लोग फॉसिल फ्यूल से लिथियम आयन बैटरी और वो व्हीकल्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग जो है प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे कि मीथेन वगैरह का उत्सर्जन जो खेतों के द्वारा होता है वो बहुत हद तक हम उसको रोक सकेंगे। और इन सारे चीज़ों का उसका वृक्षारोपण अभियान वगैरह चलाया जा रहा है। व्यक्तिगत स्तर पर भी, सरकारी स्तर पर भी जागरूकता का प्रसार किया जा रहा है। इस स्तर से हम इस समस्याओं से निपट सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही।